Hi, welcome to Real Estate Real Insights. I'm Ankit Kothari, the marketing head and brand storyteller at Swati Procon. Here, we talk to industry experts and take all their gyan. Like they say, money should work when you are sleeping. And for that, we have a wealth manager with us. He was the investment specialist at ICICI and now he's the founder of Fintrust Wealth Management, Mr. Himanshu Savsani. Let's talk to him and understand how to manage wealth. Hi Himanshu. Yeah, hi Ankit. Happy to have you here. Thank you Ankit, it's my pleasure. So my first question, wealth management क्या है? So wealth management एक्चुअली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग वेल्थ शुड वर्क फॉर यू. सो अभी तक आपने जो भी वेल्थ क्रिएट किया है या आपके पास जो भी समझो पैसा है अभी, उसको एक प्रॉपर जगह पे लगाना कि जहाँ पे वो आपके लिए और ज़्यादा कमा सके, वो और आपको रिटर्न दे सके, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना इज़ अ वेल्थ मैनेजमेंट. तो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो, एंड वो पूरी चीज़ों का एक प्रॉपर जगह पे मैनेजमेंट होना इज़ अ वेल्थ मैनेजमेंट. ओके, इंटरेस्टिंग. कैसी कैसी जगहों पे वेल्थ इन्वेस्ट किया जा सकता है? सो बहुत सारे असेट क्लासेस है उसमें. सो जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी. सो आजकल मार्केट बहुत चल रहा है, तो इक्विटी इज़ दी हॉट फेवरेट असेट क्लास. देन हाँ, शेयर्स. देन डेट मतलब होता है कि आपका फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट. जैसे बैंक के अंदर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे मुझे एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज़ डेट. एंड देन विल बी अ रियल एस्टेट कि जो मेरा कमर्शियल रेसिडेंशियल जो रियल एस्टेट है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो. एंड देन गोल्ड. सो जैसे गोल्ड कैन ऑल्सो बी इन अ वेरियस फॉर्म, बहुत सारी चीज़ों से गोल्ड भी आप खरीद सकते हो. सो ये सारे वेल्थ मैनेजमेंट के पार्ट्स है. और मेन इन्वेस्टमेंट के असेट क्लास है कि जहाँ पे आप अपनी वेल्थ को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपके लिए और ज़्यादा रिटर्न दे के कमा सके. सो हिमांशु, लाइक आपने कहा कि बैंक में भी डाल सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं. एज एन इंडिविजुअल मुझे अगर इसको अप्लाई करना हो अपने वेल्थ के साथ, तो क्या क्राइटेरिया है? सो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रोफाइलिंग है, रिस्क प्रोफाइलिंग. वो आपको रिस्क प्रोफाइलिंग देखना है कि हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक, एंड आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है कि कोई भी चीज़ के लिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उस चीज़ में कितना रिस्क लेना चाहते हो और कितना इन्वेस्टमेंट उसमें रखना चाहते हो. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ. जैसे आपका अभी प्लानिंग है पोस्ट 3 years डाउन द लाइन यू वांट टू परचेज ए न्यू हाउस. तो 3 साल के लिए आपके पास जगह है टू सेव द मनी, टू इन्वेस्ट दैट मनी, और 3 साल के बाद आपको एक घर लेना है. तो अभी आप उसको एक सेफ जगह पे, जैसे बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, या डेट म्यूचुअल फंड्स की जो एक फिक्स रिटर्न देते हैं उसमें आपने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया. इन 3 साल के लिए आपने वो पैसा रखा. जब आपको लग रहा है कि नाउ यू आर रेडी टू बाय अ हाउस, यू कैन टेक आउट दैट मनी एंड यू कैन पार्क दैट मनी टू बाय न्यू हाउस. सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सेकंड, जैसे आपको लग रहा है कि कोई आपकी और लंबी प्लानिंग है कि जहाँ पे आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो. फॉर एग्जांपल आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग. सो आपको लग रहा है कि रिटायरमेंट के लिए मेरे पास अभी 20 साल है, सो आई कैन वर्क फॉर नेक्स्ट 20 years. सो वहाँ पे आप एक्चुअली रिस्क भी ले सकते हो क्योंकि 20 साल के अंदर मतलब वी आर यंग, एक यंग मतलब जेंटलमैन हो आप, और आप अभी 20 साल तक तो एकदम प्रॉपर अर्निंग आपकी रहेगी. तो आप अपनी कैपिटल को ऐसी जगह पे लगाओ कि जहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क है बट आपको रिटर्न भी अच्छा मिले. सो उसमें आप शेयर्स खरीद सकते हो. फिर आपने कोई रियल एस्टेट बाय कर लिया कि जो मतलब 10-15 साल बाद आपको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा रिटर्न मुझे देगा. तो ये सब जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो आप कह रहे हैं कि कितना टेन्योर है इन्वेस्टमेंट करने का और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं. करेक्ट, एग्जैक्टली. सो आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कर दो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आपको घर लेना है तो वो आपका एक गोल हो गया, कि जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है तो वो आपका एक गोल है. सो वैसे भी कुछ भी आपको करना है तो आप उसके लिए गोल को आप अगर आपने डिसाइड कर लिया ना प्रॉपरली, फिर आप अपना रिस्क एपिटाइट देख लो कि वेदर फॉर दिस गोल आई एम एबल टू टेक रिस्क. उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करो तो आपको वो प्रॉपर ऑप्टिमम रिटर्न मिलेगा. जैसे बैंक का फिक्स डिपॉजिट आज की तारीख में आपको 5% रिटर्न देता है. अगर बैंक सेविंग्स अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हैं वो आपको 3% रिटर्न देते हैं. तो एज सच देयर इज नो पॉइंट कीपिंग द मनी इन द सेविंग्स अकाउंट. योर मनी शुड एक्चुअली वर्क फॉर यू. सो यू नीड टू डाइवर्सिफाई द मनी इन अ वे. आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट करो और ऐसी जगह पे करो जो उससे ज़्यादा रिटर्न दे पाए. बट वो रिटर्न देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं वो पैसा मतलब आपको अगर 6 महीने 1 साल बाद आपको ज़रूरत है और तभी वो पैसा समझो माइनस हो गया. जैसे आपने इक्विटी में डाल दिया, अभी वो पैसा नीचे आ गया, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि मेरा हॉराइजन क्या है. जैसे आपका 5 साल का हॉराइजन है, डेफिनेटली आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो. और अगर आपका कम हॉराइजन है तो आप कम रखो.
और आपका कोई और लॉन्ग टर्म होराइजन है कि नहीं मुझे कैश फ्लो वाली कोई चीज़ चाहिए, तो आप रियल एस्टेट कोई प्री लीज प्रॉपर्टी बाय कर लो कमर्शियल, कि जहाँ पे आपको रेगुलर इनफ्लो आता रहेगा कि 5 साल बाद मुझे वो चीज़ चाहिए। तो आपका गोल अगर फिक्स है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल प्लानिंग करो, दैट वुड एक्चुअली वर्क बेटर फॉर एनीबडी। तो अगर हम ये हर एक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हर इंस्ट्रूमेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरऑल क्या है अगर एक सो एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स यानी इक्विटी की। तो इक्विटी के अंदर रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 10-12 साल का रिटर्न देखो तो इक्विटी सेंसेक्स एज ए सच मतलब जो इंडेक्स है उसने भी 12% प्लस रिटर्न दिया हुआ है, तो विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न गिविंग असेट क्लास। बट एट द सेम टाइम उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। जैसे मार्च में अभी कोविड के टाइम पे इंडेक्स 40% नीचे आ गया था, तो वहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट इन अ लॉन्ग टर्म दैट विल गिव यू अ गुड रिटर्न। सो यहाँ पे रिस्क क्या है, डाउन साइड कि थोड़ा बहुत रिस्क जा सकता है, बट अच्छी चीज़ क्या है कि रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। एट द सेम टाइम लिक्विडिटी भी आपके पास अवेलेबल रहेगी, कभी भी मुझे शेयर्स निकाल देने हैं तो आई विल बी एबल टू सेल इट ऑफ एंड वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। देन कम्स अ डेट। डेट मतलब होता है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। सो जैसे आपका बैंक के अंदर एफडी हो गया, आपका पीपीएफ अकाउंट हो गया, देन आपके बॉन्ड्स जो भी आप बाय करते हो वो सब बॉन्ड्स हो गए। तो ये सब आपके फिक्स रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट है कि एफडी में 4% मिला, पीपीएफ में 7.1% मिला। तो जहाँ पे भी इंटरेस्ट आता है वो सारे मेरे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है। सो यहाँ पे क्या है कि सेफ्टी है, बैंक में मैंने एफडी कर दिया है तो एज सच अनटिल एंड अनलेस बैंक को कुछ हो जाए वो पैसा सेफ है मेरा। एंड एट द सेम टाइम लिक्विडिटी भी है कि वो पैसा मुझे कभी भी चाहिए तो वो पैसा मेरा निकल जाएगा। एंड देन उसके बाद सो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एज सच। नेगेटिव खाली यही है कि रिटर्न कम मिलेगा एज सच, बाकी आपके पास लिक्विडिटी भी है और पैसा सेफ भी है। उसके बाद आता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के अंदर क्या है कि एक तो हमारी ज़रूरियात है, बराबर नीड है रियल एस्टेट कि आपने घर लिया है तो वो आपकी एक नीड भी है, तो वो भी है। दूसरा रियल एस्टेट के अंदर आपके पास एक लंबे होराइजन में अच्छे रिटर्न की भी बहुत अच्छे चांस है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, रियल एस्टेट मार्केट इज़ गिवन अ वेरी गुड रिटर्न, और यहाँ से अगर आप देखो ना तो एक स्टडी के हिसाब से आने वाले 10 साल में इंडिया में 10 करोड़ वर्किंग पीपल आने वाले हैं। सो इफ मतलब 10 करोड़ पीपल विल स्टार्ट अर्निंग, दे विल नीड रियल एस्टेट टू स्टे टू वर्क फॉर द ऑफिस। सो रियल एस्टेट यहाँ से एक बहुत अच्छा असेट क्लास आप पोर्टफोलियो में चूज़ कर सकते हो। देन इज़ अ गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो लोग काउंटर साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट की तरह से यूज़ करते हैं। सो जैसे गोल्ड कब अच्छा रिटर्न देता है, जब थोड़ा मार्केट में स्लो डाउन हो। सो जैसे कोविड के टाइम पे थोड़ा मार्केट स्लो था, या फिर 2008 में जब लेमन क्राइसिस के टाइम पे मार्केट स्लो था, तो गोल्ड लोगों ने जो रखा था उसने अच्छा रिटर्न दिया। तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को आपने 10-20% रखा है तो वो आपको उस टाइम पे एक अच्छा रिटर्न देगा। एट द सेम टाइम बहुत बार हमारे हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर में समझो गोल्ड एक मतलब ऑस्पिशियस वैल्यू भी है उसका कि नहीं गोल्ड चाहिए घर में, तो वो भी आप अपनी डॉटर की शादी है मैरिज उसके लिए भी आप प्लान कर रहे हो तो वो भी आपको एक अच्छा वो असेट क्लास बन जाता है। सो मेनली ये 4 असेट क्लास है कि जिसके अंदर आप ये चीज़ कर सकते हो। गोल्ड में आप परसेंटेज बोल रहे थे, उस पर थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, सो देखो एज सच आप चारों ही इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर आपका जो परसेंटेज रहेगा वो आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं और आप एकदम यंग है तो हम इक्विटी के अंदर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं बिकॉज हमारे पास अभी बहुत लंबा होराइजन है। तो इक्विटी में फॉर एग्जांपल हमने 50% पोर्टफोलियो कर दिया तो वो भी हमारे लिए चलेगा, बट फॉर समबडी हु इज़ रिटायरिंग वो इक्विटी में नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके लिए तो रिटायरमेंट एकदम नज़दीक है। इफ़ ही हैड इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड मार्केट जस्ट फॉल डाउन तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे 10-20% ही मुझे इक्विटी रखना है। सो वो रेशियो जो है, बट एज सच इन जनरल आप देखो ना तो आप क्या कर सकते हो कि आप मेजर 4 इसको डिवाइड कर दिया है एंड इक्विटी के अंदर आप 20 से 30% के बीच में लो। डेट के अंदर मैंने 15 से 20% लिया है, 30% to 40% मैंने रियल एस्टेट लिया है और फिर से 10 से 15% मैंने गोल्ड ले लिया है। तो इससे क्या होगा, कभी भी मुझे लिक्विडिटी चाहिए तो मेरे पास डेट इक्विटी दोनों अवेलेबल है। रिटर्न के लिए मेरे पास रियल एस्टेट इक्विटी दोनों असेट क्लास है। कभी भी मार्केट नीचे जाता है तो मेरे पास गोल्ड भी है। तो एज सच ऐसे आप पूरा अपना एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलो कि जो आपको लॉन्ग रन में एक स्टेबल और अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर कभी मार्केट में स्लो डाउन भी है तो भी ऐसा नहीं कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो है जो नीचे बैठ गया। समझो रियल एस्टेट तो ऐसे नीचे जाएगा नहीं, डेट भी मेरा नीचे नहीं जाएगा। तो वॉलेटिलिटी खाली इक्विटी एंड गोल्ड में ही है विच इज़ 40-45% ऑफ माई पोर्टफोलियो। एट द सेम टाइम रिटर्न जो आएगा मेरा वो इक्विटी एंड रियल एस्टेट दोनों में ही मेरा सब्सटेंशियल रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट। तो वो दोनों आपके वेल्थ क्रिएशन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के स्पेसिफिकली क्या बेनिफिट्स या नेगेटिव्स होंगे? सो बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जैसे हमने इंडिया के अंदर देखा ही है एंड आई फील यहाँ से भी वो कंटिन्यू रहेगा। तो बेनिफिट सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन जो आपके लिए है। दूसरा आप
टैक्स एंगल से देखो ना तो रियल एस्टेट जो है वो आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है। आज की तारीख में अगर आप देखो तो होम लोन इज़ अवेलेबल एट 6.75% रेट। सो मैं पिछले 12 साल से समझो इंडस्ट्री में हूँ, मैंने इतना कम इंटरेस्ट रेट कभी नहीं देखा। सो द पॉइंट इज़ कि इतना कम अगर आपको कोई फंडिंग मिल रहा है और वो 6.75 में भी गवर्नमेंट इज़ गिविंग मुझे टैक्स बेनिफिट। सो अगर 2 लाख का मुझे इंटरेस्ट बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है तो उसके ऊपर मैंने अल्टीमेटली मैं लोन का रेट गिनूँ तो मेरे लिए और कम हो जाता है। सो दी सोर्स ऑफ फंड इज़ वेरी चीप, आपको बहुत सस्ता पैसा मिल रहा है, वो एक और बेनिफिट है रियल एस्टेट में। ओनली नेगेटिव विच आई कैन से इन द रियल एस्टेट इज़ अ लिक्विडिटी। सो बहुत बार आपके लिए जैसे घर बेचना इतना ईजी नहीं है और टिकट साइज़ भी बड़ा रहता है, तो लिक्विडिटी इज़ दी ओनली नेगेटिव जो आपको खाली प्लान करके चलना है। बट इफ़ यू आर ओके कि लिक्विडिटी मुझे नहीं चाहिए, देन एज सच यू कैन कंटिन्यू विद द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे एज सच बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपने बोला रियल एस्टेट एक सर्टन अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है एंड उसमें काफ़ी पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। इफ़ यू कुड एलैबोरेट अ लिटिल मोर एज एन इंडिविजुअल एग्जांपल कि कैसे अप्रोच किया जाए, रियल एस्टेट में कितना पोर्टफोलियो का परसेंट डालना चाहिए और क्यों? सो परसेंटेज जैसे मैंने बताया ना, आप 30 to 40% ऑफ योर वेल्थ आप कंफर्टेबली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर HNI और अल्ट्रा HNI, आप उसको भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे इक्विटी और शेयर मार्केट में हम डाइवर्सिफाई करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसे यहाँ पे भी मैंने रेसिडेंशियल में, कमर्शियल में प्रीलीज प्रॉपर्टीज़ मैंने कुछ ले लिए विथ ए ग्रेडेड बैंक एंड समथिंग, फिर मैंने प्लॉट्स मैंने लेके रखे। तो रियल एस्टेट में भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल है। सो उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एक फर्स्ट टाइम होम बायर या जनरली कोई भी होम बायर होता है, उनके लिए इट इज़ मोर देन एन इन्वेस्टमेंट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो आपने जो 30-40% बोला है और एक सर्टन रिक्वायरमेंट भी होती है, उसका विजडम और बैलेंसिंग क्या है ओवरऑल? सो उसके अंदर क्या रहता है कि व्हेनेवर समबडी इज बाइंग अ फर्स्ट होम, तो रियल एस्टेट उसका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है। बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम, ऑलमोस्ट ऑल योर सेविंग्स गोज टू दी होम ओनली। बट ग्रेजुअली क्या है, फिर आप धीरे धीरे उसको डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दो। सो धीरे धीरे आप इक्विटी की तरफ आप गए, फिर आपके पास जो बैलेंस पैसा बचा है उसको आपने बैंक में FD किया, एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली मैनेज दी पोर्टफोलियो। सो फिर वहाँ पे रियल एस्टेट तो मेरे पोर्टफोलियो में एक पार्ट है ही और वो हमेशा के लिए रहेगा ही, बट बाकी भी असेट भी है, वो भी आपने साथ में क्रिएट करना स्टार्ट किया। एंड व्हाट इज़ द राइट वे और व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस ऑफ एंटरिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड व्हाट शुड वन टेक केयर टू ओवरऑल मैनेज योर पोर्टफोलियो? करेक्ट। सो एज सच राइट वे में आप देखो तो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए इफ़ यू आर नॉट दैट फेमिलियर विद द मार्केट। जैसे आज के लोग बहुत, मतलब मैं राजकोट में पला बड़ा हूँ, आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद। सो मुझे अहमदाबाद मार्केट का उतना नॉलेज ही नहीं था। सो आई मेट वन गाय कि जिसने मुझे पूरा मार्केट सब दिखाया कि क्या मार्केट है, यहाँ से फ्यूचर क्या लग रहा है, कौन सा एरिया डेवलप हो रहा है। सो उस हिसाब से आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो इन केस यू आर नॉट फिजिबल और कंफर्टेबल विद दी मार्केट। तो एंड देन ग्रेजुअली अपनी रिक्वायरमेंट और बजट आप सेट कर लो। सो आज की तारीख में बैंक आपको लोन भी प्री अप्रूव्ड देती है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 60 लाख का प्रॉपर्टी चाहिए और ख़रीदना है, बट आई डोंट नो वेदर मेरा 40 लाख का लोन होगा कि नहीं, तो देर आर प्रोफेशनल्स अवेलेबल कि जो आपको पहले से बैंक में लोन भी करा के देंगे। तो मेरे लिए वो ईजी हो गया कि ओके अब मेरा 40 लाख लोन तो फिक्स ही है, 45 लाख लोन फिक्स ही है, अब इतना ही बजट है कि जो मैंने घर के लिए अलोकेट करके रखा है, तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू। तो उस हिसाब से आप उसको प्लान करके आगे चल सकते हो। सो हिमांशु, what's a good time to invest in real estate? So as such, I believe that it's always a good time to invest in real estate or in any other asset class, because rather than keeping the money ideal in the savings account which is not earning anything for you, it's always better to enter. And then personally, I always seen prices rising. So जैसे हमने कभी देखा नहीं है कि prices कहाँ पे भी कम हुए हैं, तो मतलब देर इज़ ऑलवेज अ गुड टाइम। आप अपने हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से देख लो, बाकी रियल एस्टेट टाइम करने का कोई वो नहीं है। एंड वन मोर थिंग, जैसे वॉरेन बफेट लीजेंडरी इन्वेस्टर है, उसने एक चीज़ कही है कि लोगों को मार्केट के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता है। जैसे सेंसेक्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, बट लोगों को वो रिटर्न नहीं मिला है बिकॉज पीपल ऑलवेज वेट फॉर द करेक्शन। सो उनका ऐसा है कि रादर देन टाइमिंग द मार्केट, टाइम स्पेंट इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आप टाइम कर रहे हो मार्केट को, ऐसा मत करो, रादर आप मार्केट में टाइम स्पेंड करो। तो मैं देखूंगा कि कब प्राइस नीचे आ रहा है, मुझे मतलब सस्ता मिल रहा है, वो कभी नहीं होने वाला है। रादर यू जंप इनटू इट, गिव अ प्रॉपर टाइम एंड दैट वुड ऑलवेज गिव यू अ गुड रिटर्न, बी इट एनी एसेट क्लास। Time spent as in what? As in years.
कि मैंने 1 साल के लिए वो पैसा मेरे पास ही पड़ा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, वो अकाउंट में ही पड़ा था, 3% उसने मुझे रिटर्न दिया. सो रादर देन टाइमिंग द मार्केट कि मैं परफेक्ट टाइम करूँ और उस टाइम पे उसमें एंटर हूँ, उससे अच्छा है आप उसमें एंटर हो जाओ और वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करो. सो इक्विटी में भी कि मैं मार्केट नीचे आए तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, ऐसा नहीं. आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट तो अपने आप ऊपर आ ही जाएगा. सो यू डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट. उसमें होता ये ऑनेस्टली कि आप टाइम करने जाते हो, मार्केट ऊपर चला जाता है और आप रह जाते हो. जैसे आपको मैं बोलूँ कि ये जगह का भाव 10,000 था, आज 12,000 है. आपको 10,000 का भाव अगर पता है तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल है, यू विल नेवर अगेन बी एबल टू एंटर एट अ हायर प्राइस. आपको 12,000, 13,000, 14,000 वो बढ़ता ही जाएगा. सो यू विल नेवर बी एबल टू एंटर इन दी हायर प्राइस. फिर आपके लिए और अदर आप इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट कर ही दो, आपको कहीं पे भी करना है, rather than keeping the money ideally in the savings account. So now is the good time. Absolutely, absolutely. So आपने हर इन्वेस्टमेंट के टाइम पे रिस्क से देखने का उसको पर्सपेक्टिव रखा है. Why risk and what should we be concerned about? So रिस्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी भी आप जहाँ पे भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो दैट कम्स विथ रिस्क. सो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट है, वो सेफ़ है, वो सेफ़ है तभी वो मुझे कम रिटर्न दे रहे हैं. सो जहाँ पे भी रिस्क बढ़ता है वैसे रिटर्न बढ़ता है. सो आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो उसके लिए आपको रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत ज़रूरी है वो इन्वेस्टमेंट का. सो जैसे आप अपना खुद का एक रिस्क प्रोफाइल पहले बनाओ. सो यू शुड नो कि मेरा खुद का रिस्क प्रोफाइल क्या है, रिस्क एपिटाइट क्या है कि एंड हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट योर रिस्क प्रोफाइल. सो देयर आर वेरियस क्वेश्चनर्स अवेलेबल कि जिसको देख के आप ये रिस्क प्रोफाइल बना सकते हो. बट एज सच रिस्क प्रोफाइल इज़ बेसिकली द डाउन साइड. सो अगर मैंने कहीं पे भी 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं एंड दैट इन्वेस्टमेंट गोज़ टू 90, एम आई रेडी टू सी दैट? वो वॉलेटिलिटी अगर मेरे लिए रेडी है 90 तक, ओके. फॉर समबडी हु इज़ अ रिस्क टेकर उसके लिए 50 भी रेडी है. और समबडी हु इज़ नॉट अ रिस्क टेकर वो बोलेगा नहीं मुझे 99 भी नहीं चाहिए. सो दैट्स योर रिस्क प्रोफाइल कि आप कितना डाउन साइड और कितना रिस्क ले सकते हो. तो आपके लिए उस हिसाब से आपको अपना एक रिस्क प्रोफाइल देखना पड़ेगा जस्ट टू हैव अ काइंड ऑफ पीसफुल इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न. जैसे आपने रिटर्न चाहिए आपको बट आपने आपकी रिस्क प्रोफाइल के सूटेबल प्रोडक्ट नहीं लिया है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि वो 100 का 80 हो गया, आप तो रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे. तो उस हिसाब से आप रिटर्न भी उतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे और आपने रिस्क नहीं लेना था वो भी आपने ले लिया. तो रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत ज़रूरी है. सो एज एन इंडिविजुअल अगर मैं फर्स्ट होम ले रहा हूँ तो एंड इफ आई एम माई वेल्थ इज़ 100 रुपीज़ देन व्हाट इज़ द रियल एस्टेट property that I should buy a part of that whole investment? So as such उसके अंदर 40 से 50 रुपीज़ यू कैन अलोकेट टू द रियल एस्टेट टू बाई योर फर्स्ट होम. एंड उसके अंदर आप लोन के लिए भी आपको ध्यान रखना है. बहुत बार क्या होता है व्हेन बाइंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पीपल टेक हायर अमाउंट ऑफ लोन. सो लोन का जो बर्डन है मंथली EMI दैट शुड नॉट क्रॉस मोर देन 60% ऑफ योर मंथली इनकम. सो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ 50 to 60% ऑफ योर मंथली पोर्टफोलियो. उस हिसाब से आप बाकी अपनी वेल्थ का आप 40 से 50 रुपये कंफर्टेबली रियल एस्टेट में लगा सकते हो. एंड टिपिकली रियल एस्टेट में 5 years 10 years डाउन द लाइन क्या ग्रोथ दिखता है? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एज सच. समझो कि यहाँ से क्या ग्रोथ, बट ऑनेस्टली हम उसको इन्फ्लेशन से अगर लिंक करें तो आज हमारा इन्फ्लेशन 5-5.5% के आसपास है. एंड रियल एस्टेट ने हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन से 5 to 6% ज़्यादा ही रिटर्न दिया है हमेशा. सो एज लाइक इक्विटी एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ 10 to 12% रेंज इन दी रिटर्न कि जो हमें यहाँ से आने वाले 5 से 10 साल में कंफर्टेबली दिख जाएगा. If you could little bit explain about what is inflation and what is real estate connection to it broadly? So inflation is the basic price rise in the economy. So आज अगर 1 साल पहले कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी तो उसका आज 105 रुपये है. सो दैट इज़ 5% इज़ द इन्फ्लेशन. वो चीज़ का प्राइस बढ़ा है. सो एंड इकोनॉमी जो है वो उससे आगे ग्रो करेगी. सो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मैं बनाता हूँ तो वो चलो प्राइस राइज हुआ वो तो हुआ है बट मेरा खुद का भी एक ग्रोथ होगा. कंपनी जो है वो 100 चीज़ें बनाती थी, कल वो 105 बनाएगी, 110 बनाएगी और 5 रुपये का प्राइस बढ़ा है तो उसके लिए 5 + 5 = 10. तो कंपनी का ग्रोथ 5 रुपये इन्फ्लेशन का ग्रोथ है, प्राइस का ग्रोथ है एंड 5 रुपीज़ उसका एक्चुअल ग्रोथ है. तो दैट इज़ 110. तो उस हिसाब से कंट्री लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन प्लस आप एडिशनल जो भी रिटर्न आप क्रिएट करते हो दैट इज़ द एक्चुअल रिटर्न यू आर मेकिंग. सो इन्फ्लेशन से क्या होगा,
जैसे आज की तारीख में 100 रुपये मेरे पास है, मैंने बैंक में एफडी कर दी, एफडी इज़ 5% इंटरेस्ट, एफडी इज़ गिविंग मी 5% इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन भी 5% है। सो उस केस में एज सच मेरी वेल्थ ग्रो नहीं हुई है। सो वो 100 का 105 हुआ, यहाँ भी मेरा एफडी में भी 105 हुआ, तो जो चीज़ मैं 100 रुपये की खरीद सकता था वो आज 105 की हो गई है, तो मैं वहीं खरीद सकता हूँ। बट इफ़ आई हैड इन्वेस्टेड दैट मनी इन असेट क्लास विच इज़ जनरेटिंग मोर देन द इन्फ्लेशन, उस केस में मेरा परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। सो वो चीज़ 100 रुपये की 105 हुई है, बट मेरे पास तो 110 रुपये 112 रुपये, तो मेरे पास 7 रुपये ज़्यादा है। सो दैट इज़ द रिटर्न विच यू आर एक्चुअली गेटिंग। बाकी सेफर एसेट क्लास जो डेट है, एफडी है, वो सब में आप जाओगे, वहाँ पे यू कैन बीट द इन्फ्लेशन, दैट्स इट, कि इन्फ्लेशन के साथ में रहूँगा, उसमें आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। So, and talking about Ahmedabad in specific, what has your observation been in the past and for the future of Ahmedabad in real estate? So, Ahmedabad is fast growing market in real estate, I'll say. 10 साल से मैं अहमदाबाद में हूँ एंड आई हैव सीन ऑलमोस्ट, मतलब अहमदाबाद के सारे ही एरिया में प्राइस बढ़े एंड डेवलप भी सारे एरिया अच्छे हो रहे हैं। विथ ऑडा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, नए नए दूर दूर तक उन लोगों ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर एबल टू मतलब लिव इन दोज एरियाज एंड सिटी इज़ एबल टू एक्सपांड एक्सपोनेंशियली एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज एक्सपांशन दिख ही रहा है हमें। एंड आने वाले 5-10 साल में भी आई बिलीव कि एक्सपांशन कंटिन्यू ही रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि 10 करोड़ पीपल विल ज्वाइन दी वर्क फोर्स, तो उस हिसाब से उनको चाहिए ही। सो इट्स बेसिकली डिमांड सप्लाई। अगर डिमांड दिख ही रही है आपको कि आने वाले टाइम में आएगी, तो वहाँ पे सप्लाई भी रहेगी और प्राइस भी बढ़ता ही जाएगा। सो रियल एस्टेट एज सच इज गोइंग टू डू गुड, आई फील। So, Himanshu, if you could summarize my approach overall that I should have while wealth management and real estate. So I think for the wealth management, as I told you, that your investment should meet with your goals and your need, and you need to consider the risk aspect of that. And to summarize the real estate aspect, I think it's a must have asset class. उसके अंदर कोई बेमत नहीं है कि वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। You compulsorily have to have real estate in your portfolio or kitty, and the portfolio or the proportion of the real estate should depend on your requirement, and that can vary from say 40% to 60%. Wow, that was really insightful. Thank you so much for your time, and it was fun knowing about wealth management and how real estate seems like one of the best investments to have. Thank you so much, Ankit. It's a pleasure.